साइलेंट हिल एक ऐसी जगह जहां डर भूतों से नहीं बल्कि खुद से आता है। ये कहानी है जेम्स की, जो अपने गिल्ट से भागने के लिए अपने ही दिमाग की एक अलग ही दुनिया बना बैठा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रोड पर। एक कार हाईवे पर तेज जा रही है और फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा है। व्हील के पीछे एक आदमी है जो सिगरेट पीते हुए ड्राइव कर रहा है। बस एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और वो ट्रक से टकराते टकराते बचा। ट्रक से बच के वो एक औरत से टकराने वाला था, लेकिन वो औरत साइड में कूद जाती है। कार उसके सूटकेस से टकरा जाती है और सारे बेलोंगिंग्स जमीन पर गिरा देती है। इसी वजह से वो अपना बस मिस कर जाती है जो अभी रुकी थी। जो ड्राइवर था उसका नाम है जेम्स, और उसकी वजह से वो औरत वहीं फंस जाती है। लड़की कहती है कि उसके पास टाउन वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं। उसका प्लान सिटी जाने का था, लेकिन उसके सूटकेस की हालत ने इस चीज को इम्पॉसिबल बना दिया। फिर वो बताती है कि वो अपने होमटाउन जा रही है, साइलेंट हिल। जेम्स जानता है कि ये उसकी गलती है, माफी के तौर पर उसी लिफ्ट देने का ऑफर करता है। पहले तो वो मना कर देती है, अनकंफर्टेबल और सस्पिशियस है। लेकिन जेम्स प्रेशर डालता है। वो कहता है अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वहीं खड़ा रहेगा, उसे तब तक देखता रहेगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि वो सेफ है। वो आखिरकार हाँ कर देती है। जब वो उसके बैग्स कार में डालने लगते हैं, अचानक तेज हवा चलने लगती है। माहौल बदलने लगता है और एटमॉस्फियर अजीब और अनईजी हो जाता है। वो औरत अपना नाम मैरी बताती है और समझाती है कि ऐसी चीज आमतौर पर तब होती है जब कोई साइलेंट हिल के करीब आता है, जैसे वो जगह खुद उनके आने की घोषणा कर रही हो। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि कुछ भी असली नहीं था। वो सब एक हेलुसिनेशन था। जेम्स असल में एक बार में बैठा है, बिल्कुल ड्रंक। उसका फोन बार बार बज रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो इतना मिसरेबल हालत में है कि स्टाफ जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं। वो अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सकता। जेम्स सिक्योरिटी गार्ड्स से आर्ग्यू करता है और लड़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे ओवरपावर कर लेते हैं, बाहर घसीट कर ले जाते हैं और उसे कचरे के पास फेंक देते हैं। फोन बजता रहता है और आखिर में हार मानकर जेम्स कॉल उठा लेता है। कॉल उसकी साइकोलॉजिस्ट का है। वो उसी पीने और ऐसे पैथेटिक कंडीशन में आने के लिए सख्ती से डांटती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगले दिन उनका अपॉइंटमेंट है और वार्न करती है कि किसी भी हाल में उसे मिस नहीं करना है। जेम्स मुश्किल से जवाब देता है। उसकी आवाज कमजोर है। जब वो आखिरकार घर पहुंचता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है। वो मैरी का है। लेटर में वो उसे बुलाती है, कहती है कि कुछ भयानक हुआ है और उसे उसकी जरूरत है। लेटर पर उसका नाम साइन है। बिना कोई झिझक जेम्स साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है, वो जगह जहां वो एक बार साथ थे। वो दो बार नहीं सोचता, वो तुरंत निकल जाता है। भारी बारिश होने के बावजूद वो ड्राइव करता है। ड्राइव करते हुए उसके थॉट्स उसी पर अटके हुए हैं। वो कहता है कि हमेशा से मैरी ही थी, उसके सपनों की औरत, उसकी जिंदगी की औरत। इन्हीं थॉट्स में खोकर वो आखिरकार में ही सो जाता है। अगले दिन जेम्स उठता है, कार से बाहर आता है और पास के बाथरूम में चला जाता है। मिरर के सामने खड़ा होकर वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। थका हुआ, दर्द से बूढ़ा लगता हुआ, वो लेटर फिर से पढ़ता है, जैसे उसे खुद को ये कन्विंस करने की जरूरत हो कि ये सब असली है। जेम्स को याद आता है कि उसकी लव स्टोरी उसी टाउन में शुरू हुई थी, साइलेंट हिल में। उसके आसपास सब लोग उसे वही बात कहते हैं कि उसे मैरी को जाने देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन कैसे कर सकता था अगर वो ही उसे बुला रही थी, उस लेटर के जरिए मदद मांग रही थी। जेम्स धीरे धीरे साइलेंट हिल की गहराई में जाने लगता है। रोड पर वो एक यंग लेडी से मिलता है जो उससे एक बैग उठाने में मदद मांगती है। साथ चलते हुए वो बताती है कि आजकल बहुत बारिश हो रही है। जेम्स मौका पाकर उसे पूछता है कि क्या उसने किसी ऐसे को देखा है जो उसके लिए बहुत मैटर करती है। लड़की कहती है कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वो कहती है जब पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है तो सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज हमेशा कुछ बुराई साथ ले आती है। फिर वो अपना नाम एंजेला बताती है और कहती है कि अगर वो जिसे ढूंढ रहा है नहीं मिला तो वापस आ जाना, क्योंकि वो वहीं इंतजार कर रही होगी। आगे बढ़ते हुए जेम्स हर वो पल याद करने लगता है जो उसने मैरी के साथ उस जगह बिताया था जब सब कुछ अलग था। जब साइलेंट हिल वार्म और वेलकमिंग महसूस होता था, उसे वो वादे याद आते हैं जो उसने उससे किए थे कि एक दिन वो वहीं उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैरी हमेशा अनईजी लगती थी। उसे डर था कि शायद वो उसके कुछ ऐसे हिस्से ढूंढ ले जो किसी और को नहीं पता,
छुपे हुए पहलू जो उसे जेम्स से दूर कर दे। जेम्स उसे रियश्योर करता कि ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी चीज उसकी फीलिंग्स को बदल नहीं सकती। अब जेम्स टाउन में और गहराई में जाता है, उन्नीज बढ़ता जाता है। वो आसपास की हर चीज को करेफुली देखता है। गिरते हुए बिल्डिंग्स, बाकी बचा खाना जहां मक्खियां भर रही है, सूनी स्ट्रीट्स और एक ऐसा माहौल जो ओपनली होस्टाइल फील होता है, जैसे वो जगह खुद ह्यूमन प्रेजेंस को रिजेक्ट कर रही हो। डर धीरे धीरे उसके दिमाग में घुसने लगता है, लेकिन वो रुकने से इनकार कर देता है। वो एक्सप्लोर करता रहता है, जब तक कि वो एक वार्निंग साइन के पास नहीं पहुंचता जो क्लियरली कहता है, आगे खतरा है। वो फिर भी इग्नोर कर देता है। वो एक नैरो एली में घुस जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, पूछता है कोई है। कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक कुछ साइलेंस को तोड़ देता है। पास के टनल से म्यूजिक गूंज रही है। जेम्स करेफुली करीब जाता है और पता चलता है कि वहां एक रेडियो चल रहा है, जिसके पास एक इंसान का फिगर जमीन पर सोया हुआ है, शीट से ढका हुआ, सॉफ्टली स्नोरिंग कर रहा है। वो शीट हटाने ही वाला होता है, अजीब आवाजें स्ट्रीट्स में गूंजने लगती है। उसी वक्त जो सोता हुआ आदमी था, वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक कापी हुई आवाज में उसी वार्न करता है कि इधर उधर न भटके, कहता है अगर ऐसा किया तो कर्स्ट चीजें उसी पकड़ने आ जाएंगी। तभी उसका फोन फिर बजने लगता है। वो उसकी साइकोलॉजिस्ट है, गुस्से से पूछ रही है कि वो अपॉइंटमेंट में क्यों नहीं आया। जेम्स उसे बताता है कि वो साइलेंट हिल में है। साइकोलॉजिस्ट इंसिस्ट करती रहती है कि उसे तुरंत वापस आना चाहिए। जेम्स फोन काट देता है और तुरंत ही वो नोटिस करता है कि एक पास की दुकान के अंदर लाइट जली हुई है। क्यूरियोसिटी उसे अंदर खींचे ले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाता है और एक याद उसके दिमाग में आती है। वो मैरी को देखता है, जो उसी साइलेंट हिल के कुछ लोगों से अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रही है। उसे याद आता है कि लोकल्स ने उसी बताया था कि मैरी के फैमिली ने टाउन बनाया था, उन्होंने उसे पर्पस, मीनिंग और जीने का वजह दिया था। उन्होंने कहा साइलेंट हिल में चीजें अलग तरीके से काम करती है, और उन्हें यकीन था कि देरसवेर वो भी अपनी जगह ढूंढ लेगा। जब वो अचानक रियलिटी में वापस आता है, जेम्स एक स्क्रीम सुनता है। वो वही आदमी है जिसने उसी कुछ देर पहले खतरे के बारे में वार्न किया था। वो मुड़ता है और उसे एक डरावने हाल में देखता है। उसको जिंदा जला दिया गया था। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले एक डिफॉर्म्ड क्रीचर, ट्विस्टेड अपीयरेंस के साथ, सीधा उस पर जंप करता है। वो साइलेंट हिल की अबोमिनेशंस में से एक है, जिसे लाइंग फिगर के नाम से जाना जाता है। जेम्स प्योर डेस्परेशन में फाइट बैक करता है, और क्रीचर, स्क्रीचिंग करते हुए, पाइप्स में जाता है और उनके अंदर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद, मरे हुए आदमी का रेडियो फिर से चालू हो जाता है, एक डिस्टॉर्टेड मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हुए। वो साइलेंट हिल में अलर्ट की बात करता है, जैसे टाउन खुद अलर्ट कर रहा हो कि हेल आने वाला है। फिर, बिना कोई वार्निंग, नाइटफॉल होता है। अंधेरा टाउन को निगल लेता है। पहले जैसी और क्रीचर्स उभरने लगती है, शैडोज से। कई लाइन फिगर्स जेम्स को सराउंड करने लगती है, उसके एस्केप को ब्लॉक करते हुए। उसी वक्त, कॉकरोचेस का एक स्वर्म जमीन से बाहर आता है और उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। हर स्टेप के साथ उसे और भी डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाई देती है। फ्लैशलाइट हाथ में कांपते हुए लेकर, जेम्स प्योर पैनिक में भागता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, जब तक कि वो जमीन पर जोर से नहीं गिरता। क्रॉल करते हुए, वो अनेक अजीब क्रीचर्स, ट्विस्टेड बॉडीज, देखता है, जो उसे हर दिशा से देख रही है, स्टॉक कर रही है। टेरर थमता नहीं। क्रीचर्स उसे चेस करते रहते हैं, जब तक कि, सर्वाइवल के फाइनल इंस्टिंक्ट में, वो एक घर में घुसने और पीछे का दरवाजा बंद करने में सफल हो जाता है। अंदर से, वो देखता है कि वो हॉरिफाइंग फिगर्स दूसरी तरफ रुकती है, इंतजार करती है। करेफुली, वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है, चेक करता है कि जगह सेफ है कि नहीं। तभी उसकी समझ में आता है। वो मैरी के घर के अंदर है। अचानक, वो एक आवाज सुनता है। वो मैरी की आवाज है। वो एक रूम तक पहुंचता है, जहां उसे जून 2017 डेटेड एक वीडियोटेप मिलती है। उसे देखते ही, उसके दिमाग का दही हो जाता है। उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जैसे रियलिटी खुद बिखरने लग रही हो। डेस्पेरेट, वो अपनी साइकोलॉजिस्ट को कॉल करता है और मानता है कि वो अब और दर्द नहीं झेल सकता। लेकिन उसी वक्त, उसे महसूस होता है कि मैरी करीब है। जिस वक्त वो साइकोलॉजिस्ट को बताने ही वाला होता है कि वो कहाँ है, फोन ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ, साइकोलॉजिस्ट उसे बार बार कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अलार्म्ड, वो तुरंत मदद मांगती है, एक्सप्लेनिंग कि जेम्स ग्रेव डेंजर में है। जेम्स घर एक्सप्लोर करता रहता है, और हर स्टेप के साथ,
सीन्स और डरावने हो जाती है। हवा भारी महसूस होती है, एक ऑपरेसिव प्रेजेंस से लोड हुई, जैसे कुछ उसी देख रहा हो। अचानक एक और मेमोरी कंट्रोल ले लेती है। वो उस पहली बार को याद करता है जब उसने मैरी को उस जगह विजिट किया था। टाउन के लोग उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कहते हैं कि लव कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि आप डीपली प्यार कर सकते हैं लेकिन हमेशा फोकस्ड रहना होगा। तभी एक अजीब सी आवाज कन्वर्सेशन को रोक देती है और लोकल्स तुरंत आवाज को नोटिस करके कुछ बोले बिना चले जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़कर। जब वो अकेले रह जाते हैं, जेम्स मेंशन करता है कि कितना अजीब लगता है कि इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ जाते हैं। मैरी समझाती है कि वो स्ट्रेंजर्स बिल्कुल नहीं है, हर एक उसकी फैमिली है। वो कहती है कि जब उसके फादर की डेथ हुई, किसी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके बाद से सब साथ ही रहते हैं। फिर वो उसे एक पोर्ट्रेट दिखाती है। वो उसके फादर की पिक्चर है। प्रेजेंट में वापस आकर जेम्स कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है जिसमें अस्थमा अटैक का मेंशन होता है। उन्हें पढ़ते हुए वो पास के रूम में किसी की उल्टी करने की आवाज सुनता है। वो करीब जाता है और एक आदमी को पाता है जो अजीब तरह से हंस रहा है और उसे पूछता है कि वो बीमार क्यों नहीं है सबकी तरह। जेम्स उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में होगी। आदमी उसे मॉक करता है और कहता है कि वहां कोई भी नहीं बचा। वो अपना नाम एडी बताता है और साइलेंट हिल में क्या हुआ उसे समझाने लगता है। पानी का कंटेमिनेशन, नॉनस्टॉप बारिश, आग। वो कहता है लोग बेवजह खून ब्लीड करने लगे, फिर वो चीजें आई। वो अपनी शर्ट उठाता है और अपने जख्म दिखाता है। उसी वक्त दोनों दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। वो साउंड फॉलो करते हैं और एक यंग गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम लॉरा है और जिसके हाथ में एक बच्चा है। जेम्स हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक पीछे से आवाज आती है। रिएक्ट करने से पहले एडी उसे लात मारता है और भाग निकलता है, चिल्लाता हुआ कि जेम्स उठ गया है। तभी उसे पिरामिड हेड नजर आता है, स्लोली मूव करता हुआ सीधा जेम्स की तरफ। सर फोड़ने वाली दर्द से गुजरते हुए जेम्स पूरे जोर से भागता है एस्केप करने के लिए। उसी दौरान वो एक मैनेक्विन के पास से गुजरता है और एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसने मैरी को देखा, लेकिन इल्यूजन बुरी तरह से टूट जाती है। मैनेक्विन का सर अलग हो जाता है और फिगर एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर में बदल जाती है जो उसी रिलेंटलेसली चेस करना शुरू कर देती है। जेम्स मुश्किल से बचता है, बिल्कुल समय पर एक क्लोसेट में कूद जाता है। अंदर से वो देखता है कि पिरामिड हेड स्टॉर्म करता हुआ रूम में आता है और मैनेक्विन क्रीचर से कन्फ्रंट करता है। वो नेचुरल एनिमीज की तरह एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन पिरामिड हेड ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर है। सेवेज फोर्स के साथ वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी लाइफलेस बॉडी को पकड़ता है और खींच के ले जाता है। उसके भारी कदमों की आवाज घर में गूंजती है। फिर वो क्लोसेट के सामने रुक जाता है। जेम्स सांस रोक लेता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, इंच बाई इंच। जब वो जेम्स के करीब आता है, अचानक एक जोर का ब्लास्ट पूरी जगह को हिला देता है। नॉइज दोनों को स्टन कर देती है। टाइम फ्रीज हो जाता है। घंटे गुजर जाते हैं। आखिर सब कुछ शांत हो जाता है। जेम्स अभी भी क्लोसेट के अंदर सेफ है। जब वो आखिर बाहर आता है, वो एंजेला से टकरा जाता है। वो उसे बड़े दुख से देखती है और उसे डांटती है कि वो वहां क्यों आया, उसे याद दिलाती है कि उसने वार्न किया था। वो कहती है गहराई में गहरे सीक्रेट्स दबे हुए हैं, ऐसी चीजें जो कभी अनकवर होने के लिए नहीं थीं, हिडन ट्रूथ्स जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए। वो कहती है कि चाहे वो कुछ भी करे, वो उसे बचाने के लिए कासी नहीं होगा, और कहती है कि साइलेंट हिल हेल से भी बुरा है। जेम्स के कुछ कहने से पहले एंजेला चली जाती है। पैनिक से ओवरवेल्म्ड वो भागना शुरू कर देता है, बिना किसी डायरेक्शन, बिना किसी प्लान के। भागते हुए वो लॉरा से टकरा जाता है। लड़की उसे अपना बेबी डॉल दिखाती है और कहती है कि वो मैरी का गिफ्ट था। उसका नाम सुनकर जेम्स को लगता है कि वो करीब है, लेकिन अचानक एक आवाज आती है और लॉरा भाग जाती है और जेम्स उसे डेस्परेशन में चेस करता है। वो उसे कॉरिडोर्स के मेज से गुजार कर ले जाती है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है, उसे ट्रैप्ड छोड़कर। तभी एक यंग लेडी नजर आती है। वो वहां से निकलने का प्लान समझाती है। जेम्स बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। लड़की उसे अश्योर करती है कि वो हेल्प करेगी उसे ढूंढने में और वो लॉरा को भी ढूंढेंगे। साथ मिलकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, डिफॉर्म्ड क्रीचर्स उन पर अटैक कर देती है। वो मुश्किल से जिंदा बचते हैं। जब वो स्ट्रीट पर पहुंचे, मेमोरीज फिर से जेम्स को फ्लड कर देती है। उसे याद आता है कि कैसे जिनको मैरी अपनी फैमिली कहती थी,
वो उसे एक अजीब जगह ले गए। वो चुपके से उनके पीछे गया, देखता रहा जब तक कि वो उसे एक हिडन दरवाजे तक नहीं ले गए जो एक मैसिव अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती थी। हाथ में फ्लैशलाइट लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। यंग लेडी की आवाज उसे प्रेजेंट में वापस ले आती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल करीब है। अंदर जाकर वो मैरी की आवाज के रिकॉर्डिंग्स वाला रेडियो पाती है। फिर वो कुछ और भी डिस्टर्बिंग रिवील करती है। सालों पहले वेटरन्स से बने एक रिलीजियस ग्रुप था जिसका फाउंडर जोशुआ था। उसकी डेथ के बाद उन्होंने उसे एक प्रोफेट की तरह वर्शिप करना शुरू कर दिया और उसकी बेटी वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। जेम्स फिर से मेमोरीज में खींचा जाता है, उस पल को महसूस करता है जब वो उस हिडन बेसमेंट में उतरा था। नीचे उसने देखा कि वो डिस्टर्बिंग सिंबल से भरा हुआ एक इम्प्रोवाइज्ड श्राइन बना रहे थे। उन्होंने उसे कुछ पीने को दिया और उसके तुरंत बाद उन्होंने उसे एक रिचुअल से गुजारा, उसे खून से इस तरह धोया जैसे वो कोई ऑफरिंग हो। मेमोरी उस वक्त बिखर जाती है जब उन्हें स्टॉक कर रही साउंड्स में से एक फिर से उभर आती है। पैनिक बढ़ जाता है और दोनों जिंदगी बचाने के लिए भागते हैं। उनका एस्केप उन्हें एक रूम में ले जाता है जो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई नर्सेज से भरा हुआ है, अननेचुरल पोजीशंस में जैसे सोललेस बॉडीज। साइलेंस अनबेयरेबल है जब तक कि उनमें से एक व्हीलचेयर पर लेटी हुई मेटल पर बार बार जोर से थप्पड़ मारना शुरू नहीं कर देती। वो आवाज दूसरों को जगा देती है। धीरे धीरे एक के बाद एक नर्सेज जिंदा हो जाती है और उन्हें चेस करना शुरू कर देती है। जेम्स और लड़की एक एलिवेटर के लिए स्प्रिंट करते हैं। जब वो दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रहे होते हैं, जेम्स क्रीचर्स का सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन उनमें से एक आखिरी सेकंड में अंदर घुस जाती है और उसे अटैक करती है, उसे बुरी तरह इंजर कर देती है। एलिवेटर आखिर चलने लगता है, पर थोड़ी देर में अचानक रुक जाता है। जेम्स पूरे जोर से दरवाजे खोलता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए बैंडेज बांधने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। जख्म बहुत गहरी है, खून रुकने का नाम नहीं लेती। वो लड़की जेम्स को बताती है कि वो जानती है जेम्स उसे ऐसे क्यों देखता है, क्योंकि वो मैरी की तरह दिखती है। जेम्स बेग करता है कि वो वहीं रुके जब तक वो मैरी को ढूंढ के लाए, लेकिन जाने से पहले वो उससे एक प्रॉमिस दिलवाती है। अगर वो उसी नहीं ढूंढ पाया तो वो दोनों साइलेंट हिल साथ छोड़कर चले जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। जेम्स अग्री कर लेता है और चला जाता है। हॉलवेज में वो फिर लॉरा से टकरा जाता है। लड़की उसे अपना डॉल दिखाती है जो अब असली जीता जागता बच्चा लग रहा है। लॉरा कहती है वो उदास है क्योंकि किसी ने उसे प्यार नहीं किया, बिल्कुल जैसे किसी ने मैरी से प्यार नहीं किया। फिर वो उसे ढूंढने के लिए अर्ज करती है, वार्न करती है कि टाइम खत्म हो रहा है। लॉरा उसे रूम 318 तक ले जाती है। वो उसे वहीं छोड़कर पीछे का दरवाजा बंद करती हुई चली जाती है। अंदर जेम्स का सामना एक अजीब सी क्रीचर से होता है, एक एंटिटी जो खून टपकाती है, बिल्कुल जैसे मैरी का एक बार टपका था। उसकी 4 बाहें हैं और वो उसे एफर्टलेसली पकड़ लेती है, उसे एक जगह पर पिन कर देती है। वो स्ट्रगल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फाइट करते हुए लॉरा की आवाज उसके आसपास गूंजती है, कहती है कि वो तब वापस आए जब वो ट्रूली रेडी हो। सीन चेंज होता है और जेम्स अचानक से अपने आप को साइलेंट हिल के हॉस्पिटल में पाता है। रूम ठंडी है, साइलेंट है, सब कुछ अनरियल लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है और बिल्कुल आराम से समझाती है, जो जेम्स हमेशा अवॉइड करता रहा। उसे मैरी को जाने देना होगा। मैरी महीनों पहले मर चुकी है और वो कुछ भी करे वो नहीं बदल सकता। जेम्स फिर से सपना देखता है। वो अपने आप को मैरी के सामने देखता है। वो उसे कहता है कि उसने सब कुछ देखा, कि वो बेसमेंट में गया था और विटनेस किया उन लोगों ने उसके साथ जो किया। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, यहां से निकलकर एक बार और हमेशा के लिए एस्केप कर ले। मैरी उसे दुखी मन से देखती है और कहती है कि वो जानती है कि उसे डर लग रहा है। मैरी उसे बताती है कि यहाँ कुछ चीजें थीं जो उसको जानने की जरूरत नहीं थीं, पर उसने एक नहीं सुनी और जब वो समय आया तब जेम्स उसे छोड़कर चला गया। इतने में साइकोलॉजिस्ट के बुलाने पर वो होश में आ जाता है। वो समझाती है कि मैरी, उनका रिलेशनशिप खत्म होने के कुछ समय बाद मर गई और जेम्स कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जब वो मरी, उसने सिर्फ उसे नहीं खो दिया, उसने रियलिटी की पकड़ खो दी। उसका दिमाग फ्रैक्चर हो गया उसके ग्रीफ के साथ। अगले दिन जेम्स अपने डॉक्टर से बात करता है। वो विश करता है कि काश उसने मैरी को डिसअपॉइंट ना किया होता। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और उसी पल रियलिटी फिर से बिखरने लगती है। जेम्स अपने आप को फिर से साइलेंट हिल के हॉस्पिटल में पाता है, अब बिल्कुल रूइंस में।
उसके पास वही ब्लॉन्ड लेडी खड़ी है। वो कहती है कि वो उसे नहीं ढूंढ पाया और उसे वो प्रॉमिस याद दिलाती है जो उसने किया था। अगर वो उसी नहीं ढूंढ पाया तो वो दोनों साथ चले जाएंगे। वो कहती है अब जाने का टाइम आ गया है। तभी वो आखिर अपना नाम बताती है। उसका नाम मारिया है। मारिया उसे कहती है कि वो अभी निकल सकते हैं, लेकिन वो उसे एक और चॉइस भी देती है, वहीं साथ रहने का, सिर्फ वो दोनों, अगर वो सच में यही चाहता है। और इस तरह जेम्स को उसके फाइनल डिसीजन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। एक ऐसा सच जो उसे दर्द देता है और एक इल्यूजन जो कंफर्ट देता है, इन दोनों के बीच वो फंसा हुआ है। लॉस एक्सेप्ट करने और हमेशा के लिए साइलेंट हिल में रहने के बीच। जेम्स अपना फ्लैशलाइट पकड़ता है और उसे एक आखिरी बार ढूंढने का फैसला करता है। वो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है, चाहे एक्सॉशन और कंफ्यूजन उसे खा रही हो। मारिया करीब ही रहती है, उसे सुनने, रुकने और इस रास्ते पर और आगे न जाने के लिए बेग करती हुई। वो नहीं सुनता। दोनों एलिवेटर में जाते हैं और जब वो नीचे उतरता है, मारिया उसे वार्न करती है कि हॉलवेज में न जाए। जेम्स इग्नोर करता है और आगे बढ़ता रहता है। चलते हुए वो देखता है कि दीवारों पर पोर्ट्रेट्स लटके हुए हैं, चेहरे जो उसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। वो नहीं रुकता। मारिया प्ली करती रहती है, उसे छोड़कर अपने साथ आने के लिए बेग करती है। लेकिन वो कहता है कि मैरी नहीं मरी, कि मारिया तो है ही नहीं। वो अपने हाथों से कान ढक लेता है, उसकी बात सुनने से इनकार करता है, खड़ा रहता है, इंतजार करता है कि पिरामिड हेड आ जाए और उसे खत्म कर दे। उसी वक्त वो पिरामिड हेड की ठंडी और बेरहम नजर महसूस करता है। उसके बाद हम देखते हैं जेम्स कंप्लीटली रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका दिमाग और ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, जब तक कि वो पानी में नहीं गिर जाता। वो वहीं एक्सॉस्टेड होकर लेट जाता है और उसके सामने आग उठ रही है। फ्लेम्स के बीच वो लॉरा से मिलता है। वो पूछती है कि क्या वो एक आखिरी बार उसे फेस करने के लिए रेडी है। फिर वो कहती है कि मैरी का पूरा नाम बोले। मेमोरीज के बीच जेम्स मैरी की ग्रेव पर पूरा नाम देख पाता है और उसे आउट लाउड कहता है, मैरी, एंजेला, लॉरा। लॉरा नॉड करती है और कहती है कि टाइम आ गया है। जेम्स फ्लेम्स में लिपटी हुई एक हॉलवे से गुजरता है और एक रूम में घुसता है। वहीं उसे एंजेला मिलती है। वो कन्फेस करती है कि वो कभी एस्केप नहीं कर पाएगी, कि उसे हमेशा लगता है कोई उसे छू रहा है। हाथ बेड से उभरने लगते हैं, उसे रिलेंटलेसली पकड़ लेते हैं। जेम्स मदद की कोशिश करता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आखिर में वो दोनों बेड में साथ गिर जाते हैं, डार्कनेस में निगल लिए जाते हैं। जेम्स एक कंप्लीटली होस्टाइल एरिया में आगे बढ़ता है। गर्मी अनबेयरेबल है। हवा खुद ऐसी लगती है जैसे सब कुछ जला रही हो। वहीं वो एक हॉरिफाइंग क्रीचर से सामना करता है, एक मॉन्स्टर जिसके चेहरे पर मैरी का चेहरा है। उसे देखने पर जेम्स टूट जाता है। आंसुओं के बीच वो माफी मांगता है, लेकिन फिगर अचानक इग्नाइट हो जाती है, ट्विस्टिंग और स्क्रीमिंग करते हुए जल जाती है, जब तक कि कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ आग। डिसओरिएंटेड और शैटर्ड, जेम्स बर्निंग हॉलवेज में वापस आता है। फ्लेम्स के बीच उसे लगता है कि उसने एक फ़मिलियर शेप देखी है। वो मैरी है। बिना कोई झिझक वो उसके पीछे जाता है, साइलेंट हिल के हिल में और गहराई में जाता है, लेकिन कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा, सिर्फ आग और राख। आखिर वो एक रूम में पहुंचता है। सेंटर में एक बेड है और उस पर एक बॉडी है जो शीट से ढकी हुई है। जेम्स धीरे धीरे करीब जाता है और आखिर सच समझ जाता है, वो मैरी है। उसी वक्त वो अपनी साइकोलॉजिस्ट की आवाज अपने दिमाग में गूंजती हुई सुनता है, फर्मली रिपीट करती हुई कि मैरी मरी हुई है, कि वो चली गई है और कि उसे मैरी को जाने देना होगा। उसी वक्त जेम्स को वो रियलिटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसे भागने की कोशिश करता रहा। उस प्यार के बीच फंसा हुआ जो उसे खा रहा है और उस सच के बीच जो उसे अलग खींच रहा है। जेम्स उस आखिरी बार को याद करने लगता है जब उसने उसे देखा था। उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। सब कुछ व्हाइट हो जाता है, साइलेंट, पीसफुल, जैसे टाइम खुद रुक गया हो। वहीं मैरी उसके सामने खड़ी है। जेम्स माफी मांगता है। वो कहता है कि चाहे सब कुछ अलग भी होता, तब भी वो बीमार पड़ जाती, क्योंकि उसके फादर ने उसकी पूरी जिंदगी उसी धीरे धीरे पॉइजन किया था। उसे थोड़ा थोड़ा खाकर वो वैसे भी मर जाती। डेस्पेरेट, जेम्स पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता था, वो क्या कर सकता था उसे बचाने के लिए। मैरी उसे गहरी सैडनेस से देखती है और कहती है कि वो पहले ही जानती है जवाब। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी वो बोझ उठाया, दर्द, डर, कांस्टेंट सफरिंग, और अब वो सिर्फ आजाद होना चाहती है।
फिर वो उसे कहती है कि वो उसकी जिंदगी खत्म कर दे। वो मानती है कि वो अब और नहीं झेल सकती। और वहीं साइलेंट हिल के हेल में भी जेम्स आखिर उसे जाने देता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार को इतनी तकलीफ में वो नहीं देख सकता था। वो सच एक्सेप्ट कर लेता है, लॉस एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसे इस वक्त तक फंसाए रखी थी। ऐसा करते हुए जेम्स आखिर उसे याद कर पाता है जैसे वो सच में थी, न दर्द के गोस्ट की तरह, न गिल्ट की तरह, बल्कि उस औरत की तरह जिसके साथ उसने सिंपल, असली, ल्यूमिनस लम्हे बिताए थे। उसे हर हंसी, हर शेयर्ड साइलेंस, हर वो पल याद आता है। उस फाइनल मेमोरी में वो मैरी को देखता है जैसे वो सच में थी, और फिर मैरी उसे माफ कर देती है। लेकिन जेम्स जानता है कि वो कासी नहीं है, क्योंकि चाहे मैरी उसे माफ कर दे, वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। वो अपनी सेल्फिशनेस, अपने डर, अपनी कायरता को पहचानता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो फेल हो गया जब स्ट्रांग होना जरूरी था, कि उसने भागने का चॉइस किया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो गिल्ट गायब नहीं होती, आप उसे उठाकर चलते हैं। टूटे हुए दिल के साथ जेम्स मैरी की बॉडी को उठाता है और उसे जेंटली कार की पैसेंजर सीट पर बिठाता है। कोई आंसू नहीं, कोई लफ्ज नहीं। वो समंदर की तरफ ड्राइव करता है। जब वो किनारे पर पहुंचता है, वो झिझकता नहीं। वो कार को सीधे वॉइड में ले जाता है। कार दोनों के साथ डूब जाती है। डूबते हुए जेम्स अपना फाइनल प्रॉमिस व्हिस्पर करता है। अब वो रेडी है, चाहे कोई भी कीमत हो, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो। इस बार वो उसे नहीं जाने देगा। इस बार वो नहीं भागेगा। सीन चेंज होता है और कहानी बिल्कुल पहले मोमेंट पर स्नैप बैक कर जाती है। सब कुछ फिर से शुरू, लेकिन कुछ अलग है। जेम्स अब वही नहीं रहा। वो वही गलतियां नहीं करेगा। अब वो जानता है। अब वो समझ गया है। इस बार वो साथ आगे बढ़ते हैं। पास्ट के हेल की तरफ नहीं, बल्कि एक नए बिगिनिंग की तरफ। और इस बार वो साइलेंट हिल नहीं जा रहे। और यही मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों, असल में ये कहानी थी एक आदमी की जो अपने ही गिल्ट के जंगल में खो गया। साइलेंट हिल उसकी खुद की बनाई हुई रियलिटी थी, एक ऐसा साइकोलॉजिकल जेल जहां हर मॉन्स्टर उसके अंदर के डर का चेहरा था और हर कैरेक्टर उसके पास्ट का हिस्सा। सच ये था, जेम्स मैरी की मौत का जिम्मेदार था, और उस गिल्ट से भागने के लिए उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में कैद कर लिया जहां वो सच कभी उसे न छुए। अंत में पता चला, जब तक तुम अपने गुनाह माफ नहीं करोगे, तुम हमेशा अपने ही बनाए हुए दर्द के चक्कर में फंसे रहोगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो तक अलविदा।